बहू आज मेरी किट्टी है। मेरी किट्टी की सहेलियां आएंगी। सब इंतजाम अच्छे से होना चाहिए। खाने पीने के सामान में कोई कमी नहीं रहे। और हाँ, गवारों की तरह कपड़े पहनकर ना आ जाना उन लोगों के सामने। तुम यह जो 6 मीटर का कपड़ा लपेटे रहती हो वह ना लपेट लेना। तुम साड़ी पहनकर उन लोगों के सामने नहीं आओगी। उन लोगों की बहुएं मॉडर्न कपड़े पहनती हैं। अगर तुम साड़ी लपेटकर आ जाओगी तो वह लोग मेरा मजाक उड़ाएंगी। इसलिए तुम भी मेरी सहेलियों के सामने मॉडर्न कपड़े ही पहनकर आना। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। उन लोगों के सामने ऐसा कोई काम ना करना जिससे लोगों को यह पता चले कि तुम गवार हो। हेमा की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में उससे कहा, मम्मी जी मेरे पास मॉडर्न कपड़े नहीं हैं। हेमा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें लाकर तो दिया था, वह कहाँ गया? हेमा की सास रजनी ने गुस्से में पूछा। मम्मी जी मैंने वह सभी कपड़े सोनिया दीदी को दे दिया था क्योंकि मुझे वह कपड़े पहनने ही नहीं थे। हेमा ने डरते हुए नज़रें झुकाकर कहा, अब तो समय भी नहीं है कि मैं बाजार जाकर तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आऊं। हे भगवान, मैंने ऐसा क्या पाप किया था कि मुझे ऐसी गंवार बहू मिली। मेरे तो पढ़े लिखे बेटे का जीवन ही बर्बाद हो गया। पता नहीं अनुराग के पापा को इस लड़की में क्या दिखाई दिया जो इस लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए। रजनी गुस्से में बड़बड़ा रही थी। अपनी सास की बात सुनकर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, कुछ नहीं, चुपचाप वहाँ से जाने लगी। तभी उसकी नज़र अपने ससुर जी पर पड़ी। वह शायद दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी की बात सुन रहे थे। रजनी जी की नज़र भी जैसे ही अपने पति पर पड़ी वह सकपका गई। हेमा के ससुर राजेश जी कुछ कहते उससे पहले ही दरवाजे की घंटी बज गई। रजनी जी ने कहा, लगता है मेरी किट्टी की सहेलियां आ गई है। उन्होंने जानबूझकर राजेश जी से कहा जिससे वह बात को आगे ना बढ़ाए। राजेश जी भी वहाँ से चले गए क्योंकि बाहरी लोगों के सामने वह कोई हंगामा नहीं करना चाहते थे। रजनी जी ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उसकी किट्टी की सहेलियाँ खड़ी हुई थी। रजनी उन्हें देखकर खुश हो गई, उन्हें अंदर लेकर आई। घर की सजावट देखकर उनकी एक सहेली ने पूछा, मिसेस पांडे, घर का डेकोरेशन तो बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ मिसेस मेहता, यह मेरी पसंद से हुआ है इसलिए अच्छा तो रहेगा ही। मिसेस पांडे, रजनी जी ने गर्व से कहा। सभी किट्टी की औरतें अपने अपने घर परिवार की बड़ाई करने में लगी हुई थी। रजनी जी भी अपने पसंद और अपनी काबिलियत का बखान करने में लगी हुई थी। तभी मिसेस मेहता ने पूछा, मिसेस पांडे, आपकी बहू नहीं दिखाई दे रही, क्या आप उसे हम लोगों से मिलवाना नहीं चाहती? मिसेस मेहता की बात सुनकर रजनी जी को ना चाहते हुए भी हेमा को वहाँ बुलाना पड़ा। हेमा ने शिफॉन की साड़ी पहनी हुई थी और अपने लंबे बालों की चोटी गूंथी हुई थी। हेमा को साड़ी पहनी देखकर सभी औरतें एक दूसरे का मुंह देखकर मुस्कुराने लगी। रजनी जी सभी के चेहरे के मुस्कुराहट देखकर हेमा को घूरने लगी। उन औरतों में से एक ने कहा, अरे रजनी जी, आपकी बहू अभी भी पुराने ज़माने के कपड़े पहनती है या तुम उसे दबाकर रखती हो? स्वयं तो मॉडर्न कपड़े पहनती हो और बहू को साड़ी पहनने के लिए मजबूर करती हो। आप कैसी बातें कर रही हैं मिसेस पाठक? मैं तो आपकी तरह दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखती। मैंने बहू पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। आपकी बहू की तरह मेरी बहू भी गंवारों की तरह रहना पसंद करती है। आज इसके कारण मुझे तुमसे ऐसी बातें सुनाई पड़ रही है, वरना किसी की क्या मजाल कि मुझे कुछ कहे। आप इस समय मेरे घर पर है इसलिए मैं चुप हूँ, नहीं तो मुझे भी जवाब देना अच्छी तरह से आता है। रजनी जी ने गुस्से में कहा। अरे छोड़ो, तुम लोग भी क्या बात लेकर बैठ गईं? रजनी की बहू चाहे जो कपड़े पहने, उसकी मर्जी, इस पर बहस करने की क्या ज़रूरत है? मिसेस शर्मा जी ने कहा। मिसेस शर्मा की बात सुनकर सभी ने उनका समर्थन किया और फिर आपस में हंसी मजाक होने लगा। रजनी ने संगीत लगा दिया और सभी नृत्य करने लगी। किट्टी पार्टी शाम 6 बजे तक चलती रही। उसके बाद सभी किट्टी मेंबर वहां से चली गईं। अपनी सहेलियों के जाने के बाद रजनी जी ने अपनी बहू हेमा को गुस्से में आवाज़ लगाई। हेमा अपनी सास के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर डरते हुए धीरे से पूछा कि मम्मी जी क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? तुमने कसम खा ली है क्या कि मेरी लोगों के सामने बेइज्जती करवाती रहोगी? रजनी जी ने दांत पीसते हुए पूछा। मम्मी जी, मैंने आपकी बेइज्जती कहाँ की है? मैंने तो आपकी सहेलियों के सामने कुछ कहा भी नहीं, तब आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हेमा ने धीरे से डरते हुए पूछा। इतनी भोली बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पहनावे को देखकर मेरी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया तुम्हें पता भी है, और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया ही नहीं। रजनी जी ने चिल्लाते हुए कहा।
मम्मी जी, साड़ी पहनने से आपकी बेइज्जती हुई, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मुझे साड़ी पहनना पसंद है, मैं अपनी भारतीय संस्कृति को पसंद करती हूँ, हेमा ने परेशान लहजे में कहा। तुम मम्मी से जवान लड़ा रही हो, उसके पति अनुराग ने घर के अंदर आते हुए कहा। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, मैं तो मम्मी जी से इतना कह रही थी कि हेमा की बात को काटते हुए अनुराग ने कहा, चुप करो, वैसे तो बहुत संस्कारी बनती हो और जब बड़ों को जवाब देती हो तो तुम्हारा संस्कार कहाँ चला जाता है। अनुराग की बात सुनकर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। हेमा के आंसू देखकर रजनी जी ने कहा, फिर शुरू हो गया इसका तिर्या चरित्र। तुम माँ बेटा हमेशा हेमा का अपमान क्यों करते रहते हो? मैंने तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेमा गंवार नहीं है, पढ़े लिखे गंवार तुम दोनों हो। मैंने जानबूझकर हेमा को अपनी बहू बनाया है, जिससे मेरी आने वाली पीढ़ियों को भारतीय सभ्यता, संस्कृति और संस्कारों का ज्ञान हो सके। आज के बाद अगर तुम दोनों ने हेमा का अपमान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हेमा के ससुर राजेश जी ने गुस्से में कहा और वहाँ से चले गए। अनुराग और रजनी जी ने जलती निगाहों से ही हेमा को देखा और वह लोग भी वहाँ से चले गए। हेमा आंखों में आंसू लेकर वहीं खड़ी रही। उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या है जो उसकी सास और पति उससे नाराज रहते हैं। यही सोचते हुए हेमा घर में चली गई। हेमा, कहाँ हो? यहाँ आओ, अनुराग ने हेमा को आवाज़ लगाई। हेमा दौड़ती हुई आई। क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? हेमा ने पूछा। कल मैं अपनी तरक्की के उपलक्ष्य में एक पार्टी दे रहा हूँ, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, विदेशी लोग भी वहाँ होंगे। पार्टी 5 स्टार होटल में है, वहाँ तुम्हारा रहना आवश्यक है, इसलिए तुम्हें भी वहाँ चलना है। पर तुम वहाँ साड़ी पहनकर नहीं चलोगी। वहाँ पहनकर जाने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक ड्रेस लाया हूँ, तुम्हें वही पहनकर चलना होगा। अनुराग ने हेमा को एक पैकेट देते हुए कहा। हेमा ने वह पैकेट अपने हाथ में लिया और उसे खोलने लगी। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। सबका ध्यान उधर चला गया। हेमा ने पैकेट रख दिया और फ़ोन उठाया। उधर से उसकी माँ की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है, वह तुमसे मिलना चाहते हैं। अपनी माँ की बात सुनकर हेमा घबरा गई और उसने अपनी सास को अपने पिता की तबीयत के बारे में बताया और कहा कि वह अपनी माँ के जाना चाहती है। रजनी जी उसे मना करती। उससे पहले ही राजेश जी ने कहा, हेमा, इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जाओ, तुम्हारे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं। अपने ससुर की बात सुनकर हेमा अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी। उसका मायका इसी शहर में था। उसने अनुराग से कहा कि वह कल पार्टी में जाने से पहले यहाँ आ जाएगी। उसके बाद हेमा अपने मायके जाने के लिए निकल गई। माता पिता से मिलने के बाद हेमा बहुत खुश हुई। हेमा को देखकर उसके पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। हेमा भी अपने माता पिता के पास आकर बहुत सुकून और शांति महसूस कर रही थी। दूसरे दिन हेमा के पापा की तबीयत कुछ ठीक थी। हेमा ने अनुराग को फ़ोन करके कहा कि वह सीधे होटल आ जाएगी। अनुराग ने कहा कि तुम ड्राइवर के साथ होटल आ जाना और वही ड्रेस पहन कर आना जो मैंने तुम्हें कल ला कर दिया था। हेमा अपने पापा को डॉक्टर को दिखाने के बाद अपने ससुराल चली गई। घर में कोई नहीं था, सब लोग होटल जा चुके थे। हेमा भी तैयार होने के लिए अपने कमरे में गई। उसने जब अपनी ड्रेस देखी तो चौंक गई। वह एक गाउन था जो बैकलेस था। हेमा ने उसे बेड पर फेंक दिया और अपनी अलमारी से एक कांजीवरम की साड़ी निकाली। साड़ी क्रीम कलर की थी और उसका बॉर्डर मैरून रंग का था। हेमा ने वही साड़ी पहनी, अपने लंबे बालों का ढीला जूड़ा बनाया, गले में मैरून रंग का जड़ाऊ हार और हाथों में जड़ाऊ कंगन पहने, माथे पर मैरून रंग की बड़ी बिंदी और होठों पर मैरून रंग की लिपस्टिक लगाई। जब हेमा ने तैयार होकर स्वयं को शीशे में देखा तो स्वयं को देखकर शर्मा गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। हेमा ने फ़ोन उठाया। फ़ोन अनुराग का था। कहाँ हो, कब तक होटल पहुँच रही हो? अनुराग ने गुस्से में पूछा। मैं तैयार हो गई हूँ, अब घर से निकल रही हूँ, मुझे होटल पहुँचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, हेमा ने कहा। फ़ोन रखने के बाद हेमा होटल के लिए निकल पड़ी। कुछ समय बाद उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। थोड़ी देर बाद ही कार होटल के कंपाउंड में खड़ी हुई थी। कार से उतरकर हेमा सीधा अंदर पहुंची। वहाँ सभी लोग आ गए थे। जैसे ही अनुराग की नज़र हेमा पर, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव दिखाई देने लगे। रजनी जी भी वहाँ आ गई और फुसफुसाकर बोली, तुम्हें हमारी बेइज्जती करवाने में इतना मज़ा क्यों आता है? अब सभी लोग मेरे बेटे का मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे कहाँ की गंवार आ गई है। तभी विदेशी आए हुए व्यक्तियों ने पूछा,
मिस्टर अनुराग, आपकी वाइफ अभी तक नहीं आई, कहाँ रह गई है? यह मेरी वाइफ मारिया उनसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। अनुराग ने अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मिस्टर डेविड, यह मेरी पत्नी मिसेस हेमा। वाओ, इंडियन ब्यूटी, आपकी पत्नी तो बहुत ही सुंदर है मिस्टर अनुराग, मारिया ने कहा। पार्टी के सभी लोग हेमा के आसपास इकट्ठा हो गए और हेमा की साड़ी, उसके पहनावे और श्रृंगार की प्रशंसा करने लगे। तभी एक महिला ने रजनी जी से कहा, रजनी जी, आपने आज तक अपनी बहू से हमें नहीं मिलवाया। आज पता चला कि आपने उसे हमसे क्यों नहीं मिलवाया। इतनी सुंदर है, कहीं हमारी नज़र न लग जाए। रजनी जी उस महिला की बात सुनकर गर्व से मुस्कुरा उठी। वहाँ उपस्थित सभी लोग हेमा की तारीफ करते रहे। तभी वहाँ शहर के मेयर मिस्टर महेश आ गए। बातचीत के दौरान जब उन्हें पता चला कि हेमा ने हिंदी में पीएचडी किया है तो उन्होंने खुश होकर हेमा के ससुर राजेश जी से कहा, राजेश जी, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी बहू हिंदी में पीएचडी है। मुझे अपने कॉलेज के लिए एक हिंदी की प्रवक्ता की आवश्यकता है। क्या हेमा बेटी मेरे कॉलेज में प्रवक्ता की नौकरी करेगी? मेयर साहब की बात सुनकर हेमा के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी दिखाई देने लगी। मेयर साहब की बात सुनकर रजनी और अनुराग के चेहरे पर भी गर्व की मुस्कुराहट फैल गई। तभी वहाँ राजेश जी आ गए और उन्होंने व्यंग भरी आवाज़ में कहा, क्या हुआ रजनी? आज तुम्हारे चेहरे पर हेमा के लिए गुस्सा और नफरत नहीं दिखाई दे रही है। और अनुराग, तुम्हें आज हेमा एक गवार नहीं लग रही है। आज ये चमत्कार कैसे हो गया? अपने पिता की बात सुनकर अनुराग ने शर्म से अपनी नज़रें झुका ली और रजनी के चेहरे पर भी शर्मिंदगी के भाव दिखाई देने लगे। मुझे माफ़ कर दो हेमा बेटा, हमें तुम पर नाज है और मैं भी खुश हूँ कि अनुराग के लिए उसके पापा ने इतनी सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढी। रजनी जी ने हंसते हुए हेमा से कहा। अनुराग बहुत प्यार से हेमा को देख रहा था। हेमा की नज़र जब अनुराग पर पड़ी तो उसने अपनी ओर देखता पाकर हेमा ने शर्माकर अपनी नज़र झुका ली। राजेश जी अपने परिवार को एकजुट होता देखकर खुशी से उन्हें देख रहे थे। उनके चेहरे पर गर्मीली मुस्कान फैल गई। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।